अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओलिगोपोली की दूसरी टाइप, जिसका नाम है नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली। अच्छा, इसमें हम डिस्कस करेंगे ओलिगोपोली की डिमांड कर्व भी, ठीक है, जिसके बारे में हमने प्रीवियसली बोला था कि उसको डिटरमिन नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली की एक डिमांड कर्व बनती है और उसको हम डिस्कस करेंगे। उस डिमांड कर्व को कहते हैं किंग डिमांड कर्व, ठीक है। तो किंग डिमांड कर्व का जब भी कॉन्सेप्ट आता है तो वो रिलेट करता है नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली से, ठीक है। और ये जो टाइप है, जैसे हमने टाइप 1 पढ़ी थी ओलिगोपोली की, उसको हमने कहा था कार्टेल। ये है प्राइस वार वाली, ठीक है। सो नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली को ही प्राइस वार वाली ओलिगोपोली भी कहते हैं। अच्छा, ये है क्या बेसिकली? ये वो ओलिगोपोली की टाइप है जहाँ पे कोई कार्टेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कंपटीशन होगा और जितने भी यहाँ पे सेलर्स होंगे, जो कि फ्यू होते हैं ओलिगोपोली में, उनके दरमियान में एक वॉर चलेगी और वो प्राइस के ऊपर वॉर हो रही होगी, ठीक है। और जो थ्योरी है ओलिगोपोली की, वो हमेशा ये बता रही होती है कि वंस एक एक दफ़ा जब प्राइस कोई डिटरमिन कर लेता है तो वो तब तक चेंज नहीं होती जब तक उसका कंपेटिटर प्राइस को चेंज नहीं करता, ठीक है। सो प्राइस अपनी सेट करने में तो हर फर्म इंडिपेंडेंट है, आउटपुट के बारे में इंडिपेंडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिपेंड कर रही होती है अपने कंपेटिटर के ऊपर कि वो प्राइस के ऊपर क्या डिसीजन मेकिंग कर रहा है। उसी हिसाब से दूसरी फर्म को भी अपनी आउटपुट और प्राइस को चेंज करना पड़ता है। अच्छा, डिमांड कर्व जो होती है ओलिगोपोलिस्टिक फर्म की, वो बेंड हो जाती है और एक खास शेप बनाती है जिसको हम कहते हैं किंग डिमांड कर्व, ठीक है। अब ये हमारे सामने जो है ना, वो किंग डिमांड कर्व आई है। इसको अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे के से एक ओलिगोपोलिक जो है ना, वो मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि दो फर्म्स हैं, ठीक है। एक जो है वो है फर्म ए और एक है फर्म बी, ठीक है। ये दो मेन वहाँ पे डोमिनेंट फर्म्स हैं। अब ये जो हमने बनाया हुआ है, ये उनकी फर्म्स की आप कह लो कि जो है ना, वो डायग्राम है जिसमें ये ए आर है, जिसको फर्म की हम डिमांड कर्व भी कहते हैं, ठीक है। ये डिमांड कर्व भी होती है फर्म की। अच्छा, ओलिगोपोली में क्या होता है कि नॉर्मली एक प्राइस जब फिक्स हो जाती है तो उसी प्राइस के ऊपर सारी फर्म्स जो होती हैं वो अपनी आउटपुट को सेल कर रही होती हैं। से हम कहते हैं कि एक प्राइस फिक्स हो गई है जिसको हमने नाम दिया पी नोट का, ठीक है। ये प्राइस लेवल जो है ये दिखा रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर, डिमांड कर्व के ऊपर, ये प्राइस जो है वो डिटरमिन की गई है और इस पॉइंट के ऊपर अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे ये क्वांटिटी मार्केट में जा रही है। अब इन दोनों फर्म में से कोई भी फर्म चेंज नहीं करेगी अपनी प्राइस जब तक कि उसका कंपेटिटर चेंज नहीं करेगा। अच्छा, अब हम से कि एक फर्म को ले लेते हैं, ए को भी ले सकते हैं, बी को भी ले सकते हैं। हम फर्ज करते हैं कि फर्म ए को लेते हैं। फर्म ए अपनी प्राइस बढ़ाना चाहती है, ठीक है। फर्म ए अपनी प्राइस बढ़ा के P1 पे करती है तो ये देखिएगा, यहाँ पे प्राइस आ गई इसकी। अब जब यहाँ पे प्राइस आएगी तो यहाँ पे डिमांड का आपको ऐसी नजर आ रही है जो कि इलास्टिक लग रही है हमें, ठीक है। मतलब इस किंग पॉइंट के, ये जो पॉइंट था जहाँ पे नेचुरली वो अपनी प्राइस रखते, इस पॉइंट को हम कहते हैं किंग, ठीक है। और इसी पॉइंट की वजह से इसकी डिमांड कर्व को किंग डिमांड कर्व भी कहते हैं। ये जो पॉइंट है, इससे ऊपर जाने का मतलब ये है कि ऊपर आपको डिमांड कर्व कैसी मिलेगी, इलास्टिक मिलेगी, ठीक है। अब अगर आपने प्राइस बढ़ाई है और आपकी डिमांड कर्व यहाँ पे क्योंकि इलास्टिक होती है ओलिगोपोली में, तो अब होगा क्या? आपका जो कंपेटिटर है जो कि है फर्म बी, ठीक है। फर्म ए ने क्या किया, प्राइस बढ़ाई, उसका जो कंपेटिटर है फर्म बी, वो अपनी प्राइस नहीं चेंज करेगा, ठीक है। वो अपनी प्राइस नहीं चेंज कर रहा। इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। अगर इसने अपनी प्राइस ना चेंज की तो ये किंग पॉइंट यहाँ पे ही रहेगा। लोगों को बी की जो प्रोडक्ट है वो सस्ती लग रही होगी, ए की प्रोडक्ट जो है वो महंगी लग रही होगी। तो यहाँ पे जो कर्व है वो इलास्टिक बिहेव करेगी और जरा देखिएगा इसके प्राइस बढ़ाने से इसको नुकसान कितना हुआ,
ठीक है, इसकी इतनी क्वांटिटी चली गई किसके पास, फर्म बी के पास, सिर्फ इतनी सी प्राइस बढ़ाई है उसने, इतनी सी, और उसकी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी चली गई, इसका मतलब यह है कि फर्म ए को यहाँ पे लॉस हुआ। ठीक है, फर्म ए को लॉस हुआ और उसकी वजह से उसको वापस अपने किंग पॉइंट के ऊपर ही प्राइस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक सिनेरियो हो गया। अच्छा, अब फर्म ए को गुस्सा आया है कि भाई मुझे नुकसान हुआ है फर्म बी की वजह से, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी प्राइस को कम करूँगा और देखता हूँ कि अब फर्म बी क्या करती है, उसको नुकसान होगा। सो अब क्या किया, फर्म ए ने से के प्राइस जो है वो यहाँ पे ले आया अपनी कम करके। ठीक है, P2 पे, तो P2 पे जब प्राइस आई तो ज़रा अब डिमांड कर्व पे देखें कि वो कहीं यहाँ पे मिल रही होगी, और यहाँ से क्या हुआ कि उसकी जो क्वांटिटी है Q2 वो सिर्फ इतनी बड़ी, और उसने यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी प्राइस कम की और क्वांटिटी सिर्फ इतनी ही बढ़ा सका। इसकी रीज़न क्या थी, जैसे ही इसने अपनी प्राइस कम की तो फर्म बी ने भी अपनी प्राइस कम कर ली। उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने फर्म अपनी प्राइस कम ना की तो ये सारे के सारे कस्टमर फर्म ए के पास चले जाएंगे। तो इसी वजह से जब हम इस डिमांड कर्व को देखते हैं किंग पॉइंट से नीचे, तो ये हमें लेस इलास्टिक लगती है या इन इलास्टिक लगती है। ठीक हो गया। अब जरा समझिएगा, समझाने की बात ये है कि ऐसी एक डिमांड कर्व बनती है ओलिगोपोली के अंदर जहां पे एक खास पॉइंट होता है जिसको किंग पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट से ऊपर आप जाओगे तो आपकी डिमांड कर्व जो है इलास्टिक होगी। जैसे ही आप अपनी प्राइस बढ़ाओगे तो लोग आपके कंपेटिटर की तरफ चले जाएंगे। और ये डिमांड कर्व क्यों इलास्टिक हुई है, क्योंकि जब भी आप प्राइस बढ़ाते हो आपका कंपेटिटर कभी भी आपको फॉलो नहीं करता। ठीक है, ये खास करके ओलिगोपोली में होता है। ठीक है, जैसे ही आप प्राइस बढ़ाते हो जो आपका कंपेटिटर है वो आपको नो मैचिंग प्राइस के ऊपर चलता है और वो आपकी प्राइस को मैच नहीं करता, सो आपकी डिमांड का वहां पे इलास्टिक हो जाती है। आप थोड़ी सी प्राइस बढ़ाते हो, लोग बहुत ज़्यादा छोड़ के चले जाते हैं। जबकि जब हम प्राइस कम करने की तरफ आते हैं तो हमारी वहां पे डिमांड कर्व जो है वो इन इलास्टिक होती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप प्राइस कम करते हो तो आपका कंपेटिटर आपको प्राइस मैचिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू आपके पीछे प्राइस को अपने कम कर लेता है, आपके साथ मैच कर देता है। तो आपने प्राइस तो कम की, बट आपकी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए थी, आउटपुट की जो बिक रही है वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो आपके कंपेटिटर है वो भी आपके साथ साथ प्राइस कम करता जा रहा है। तो इस वजह से इस किंग पॉइंट से नीचे हमेशा कर्व जो है वो इन इलास्टिक रहती है या लेस इलास्टिक रहती है, इसके ऊपर जो है वो मोर इलास्टिक या इलास्टिक हो जाती है। तो ये वो पॉइंट होता है जहां पे ओलिगोपोली के अंदर एक नेचुरल पॉइंट होता है जहां के ऊपर प्राइस सेट हुई होती है और आप यहाँ पे चल रहे होते हो। ठीक है, अब रहा ये क्वेश्चन कि ये कर्व्स कैसे ऐसे बनी हैं, इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। पहली बात ये है कि आपको सिर्फ ये कर्व के बारे में पता होना चाहिए, ये किंग डिमांड कर्व है। ठीक है, इसके ऊपर ये वाला पॉइंट जो है वो किंग है, पॉइंट है जिसके ऊपर नॉर्मली जो है ना वो प्राइस स्टे कर रही होती है। इससे ऊपर डिमांड कर्व के जो है ना डिमांड कर्व इलास्टिक बिहेव करती है और यहाँ पे नो मैचिंग प्राइस हो रही होती है, और नीचे लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक होती है और यहाँ पे प्राइस मैचिंग चलती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं कि इसी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया इसी को देख लेते हैं। ठीक है, ई सेलर एटीट्यूड डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ हिज राइवल। यहाँ पे हर सेलर का एटीट्यूड जो है वो डिपेंड कर रहा होता है अपने राइवल के एटीट्यूड के ऊपर। ठीक है, और ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, फर्म सप्लाईज क्यू नॉट, वहां पे फर्म जो है क्यू नॉट पे किंग पॉइंट के ऊपर थी उसकी प्राइस, और वो क्यू नॉट सप्लाई कर रही थी। अगर कोई एक फर्म प्राइस इंक्रीज करेगी तो दूसरी जो फर्म होगी उसकी राइवल या कंपेटिटर वो इग्नोरेंस करेगा और वो प्राइस को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे उसको इलास्टिक डिमांड कर्व जो है वो जो है ना उसके लिए रहेगी। और इलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब आपको पता है कि ग्रेटर देन 1 होगा। उसका नतीजा क्या होगा, इफ फर्म ए initiates a price increase and the rival firm ignore it, it will cause substantial decrease in demand for firm A, और जिसके नतीजे में डिमांड का बन जाती है वहां पे मोर इलास्टिक। जबकि हम अगर देखें
कि अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो वहां पे मैचिंग हो जाती है, दूसरी फर्म उसकी राइवल फर्म भी अपनी प्राइस डिक्रीज करती है, वहां पे जो डिमांड कर्व है वो लेस इलास्टिक रहती है। इसका मतलब क्या है कि लेस देन 1। ठीक है। और अगर हम देखें कि अपनी एग्जांपल में, तो अगर फर्म ए रिड्यूस करती है अपनी प्राइस तो राइवल फर्म भी सेम करेगी, जिसकी वजह से मार्केट शेयर जो है वो उसी प्रोपोर्शन के साथ उनमें ही रहेगा और इसको प्राइस डिक्रीज करने का कोई फायदा नहीं होगा, जिसकी वजह से वहां पे फर्म की जो डिमांड कर्व है वो इनइलास्टिक हो जाती है। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कर्व थी ये बनी कैसे, बेसिकली ये कर्व ना दो कर्व्स को मिला के बनती है। ठीक हो गया। एक आपकी जो है ना ऊपर इलास्टिक कर्व बन रही होती है, ठीक है, और ये इलास्टिक कर्व है आपकी, और ये ऊपर जो है ये भी आपकी इलास्टिक कर्व है जो आपकी डिमांड कर्व है, और एक यहाँ पे ना इन इलास्टिक बन रही होती है। ठीक है। सो जिस जगह पे ये दोनों मिल रही होती हैं वहां पे एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं किंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे प्राइस होती है। अच्छा, ये जो अब मैंने कर्व बनाई है ये जरा ये नीचे वाली सही नहीं बनी, अदरवाइज अगर मैं यहाँ से इसको काट देता, ठीक है, और ये इनको काट देता तो इनके दरम्यान ना एक गैप सा बन जाता है। ठीक है, इनके दरमियान एक गैप सा बन जाता है और ये कुछ ऐसे बन जाती हैं, और जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो यहाँ से इनको कट कर रही होती है। खैर, ये कर्व को बनाना ये आपके सिलेबस में नहीं है, ना आपको ये ज़रूरत है बनाने की, आपको बस ये किंग कर्व के बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब हम ओलिगोपली के एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। ओलिगोपली के भी कुछ एडवांटेज होते हैं, जिसमें से पहला एडवांटेज ये होता है कि मेंबर ऑफ ओलिगोपली माइट बी एबल टू सेट प्राइसेस। ठीक है, ओलिगोपली में हमने पढ़ा कि जब कार्टेल बनता है तो आप सेट प्राइस कर सकते हो मिलके, अगरचे ये इलीगल समझा जाता है लेकिन फिर भी इनके पास एक ऑप्शन होती है कि कार्टेल बना के अपनी मर्जी से प्राइस सेट कर सके। ठीक है, एक और अच्छा ये जो बेनिफिट है ये बेसिकली फर्म्स के लिए एडवांटेज है ना, ये फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज है, वो अपनी मर्जी से प्राइस सेट कर सकती है। ओलिगोपोलिस्ट फर्म्स जो है ना वो एबल होती हैं टू मेक लार्ज प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, ओलिगोपोलिस्ट फर्म जो होती हैं वो लार्ज प्रॉफिट बना सकती हैं, क्यों? क्योंकि सिर्फ चंद ही मार्केट में प्लेयर्स होते हैं और उनको पता होता है कि हमने बैरियर्स लगाए हुए हैं, तो वो काफ़ी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं। ठीक है, अब एक और एडवांटेज ये है कि बैरियर्स टू एंट्री अलाउ एन ओलिगोपोलिस्ट फर्म टू मेंटेन प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, और ये भी फर्म के लिए ही तीनों ये बेनिफिट्स हैं हमने जो पहले पढ़े हैं, कि आपके पहले से ही आप सब ने मिलके वहाँ पे कुछ बैरियर सेट किए होंगे, जिसकी वजह से आपको जो है कंपटीशन नहीं मिल रहा होता, आप लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो अच्छा खासा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। अब कस्टमर के लिहाज से एक प्रॉफिट सॉरी एक कस्टमर के लिहाज से एडवांटेज आ रहा है, वो ये है कि कस्टमर आर इजीली एबल टू मेक प्राइस कंपैरिजन। देखिए फ्यू सेलर्स है ना सिर्फ, तो उनकी प्राइस कंपेयर करना भी आसान हो जाती है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो कुछ ऐसी ऐप्स हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे मोबाइल की प्राइसेस को भी कंपेयर किया जाता है, उनके फीचर्स भी आपको पास जो है ना वो कंपैरिजन के साथ शो हो रहे होते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ ही सेलर्स होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं उनके पास ये थोड़ा सा आसान हो जाता है उनके लिए कि वो कंपैरिजन कर सकें, और इसी बुनियाद के ऊपर समटाइम जो है वो कंपेटिटिव प्राइस ऑफर हो रही होती हैं, या फर्म्स के दरमियान में एक कंपटीशन चल रहा होता है प्राइस का, जिसको हमने अभी पढ़ा प्राइस वॉर। अच्छा, एक और बेनिफिट ये है कि स्टेबल प्राइसेस रहती हैं। ठीक है, और प्लानिंग आसान होती है दोनों के लिए भी, सप्लायर के लिए भी और कस्टमर के लिए भी। स्टेबल प्राइसेस कब रहेंगे? जब इन्होंने जो है कार्टेल बनाए होंगे, अदरवाइज भी अगर प्राइस वार भी चल रही हो तो हमें पता है कि किंग पॉइंट तक ही प्राइस ये नॉर्मली रखते हैं। अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं, वो के ओलिगोपली के भी हैं और स्पेसिफिकली प्राइस कार्टेल के ज़्यादा डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज पहला तो ये है कि प्राइस सेटिंग इन एन ओलिगोपली माइट प्रूव डिसएडवांटेजेस टू कस्टमर। प्राइस सेट जब हो जाती है तो वो जाहिर सी बात है, जब वो मिलके कार्टेल बना के प्राइस सेट कर रहे हैं तो वो हमेशा प्राइस हाई ही रखेंगे, तो जिसका नुकसान कस्टमर को होता है। ठीक है, इसके बाद इनोवेशन कम रह जाती है, यहाँ पे लोग अपनी प्रोडक्ट में इनोवेशन कम करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट कम कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम चंद ही यहाँ पे सेलर हैं
और हम ही सारी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, तो हमें अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करने की जरूरत ही नहीं है। फिर एक डिसएडवांटेज ये है कि ओलिगोपोलिस्ट फर्म जो होती है वो ज़्यादा प्रॉफिट बना रही होती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से उनके पास कोई इनिशिएटिव ही नहीं होता कि वो अपनी प्रोडक्ट में इम्प्रूव करें। ना तो सेकंड पॉइंट था इनोवेट करेंगे अपने को, कोई नई प्रोडक्ट लेके आए, ना वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपने को इम्प्रूव करते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि ओलिगोपोलिस्ट जो है ना इंडस्ट्री, वो सम टाइम प्राइस वार की वजह से भी सफ़र करती हैं। अब ये फर्म के लिए एक डिसएडवांटेज है। ठीक हो गया। सो ये कुछ उसके डिसएडवांटेज थे, कुछ एडवांटेज थे। और ज़्यादातर डिसएडवांटेज जो हैं वो कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से हैं, क्योंकि कस्टमर को हाई प्राइस मिलेगी अगर तो वहाँ पे कार्टेल बन गया, और सप्लाई भी लिमिटेड वो कर देंगे तो क्वांटिटी भी कम ही मिलेगी। और एक और भी है डिसएडवांटेज कि यहाँ पे फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स हैं, तो चॉइसेस भी कम ही होंगी कस्टमर के लिए। ठीक है। अब इसी की एक टाइप है जिसको एक और किस्म की हम मार्केट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जिसका नाम है डोपली। डोपली क्या होता है कि डोपली एक किस्म की ओलिगोपली ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो डोमिनेंट सेलर होते हैं। ठीक है। लास्ट वाला जो हमने ओलिगोपली पढ़ा उसमें फ्यू का वर्ड था, ठीक है। मोनोपली पढ़ा उसमें एक था। यहाँ पे कितने हैं? दो। यहाँ पे दो ही सिर्फ सेलर्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं यूनिफॉर्म प्राइस के ऊपर। नॉर्मली वो एक ही प्राइस के ऊपर बेच रहे होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री है, कोक और पेप्सी इसकी बेस्ट एग्जांपल है, या एयरलाइन इंडस्ट्री है जहाँ पे बोइंग एंड एयरबस वाले अपना काम कर रहे होते हैं। सो ये हमारा डोपली वाला कॉन्सेप्ट इतना ही आपके सिलेबस में, बल्कि शायद ये भी नहीं है, एक आधी दफ़ा कि आपने एमसीक्यू में पूछा है, तो बस आपको इतना ही इसको समझना है। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे जो मार्केट स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है वो भी कवर हो चुका है। अब इंशाल्लाह हम अपना लास्ट टॉपिक जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।